हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो एचपी टेट के लिए फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, जो थ्योरी लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करी है, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, सो हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चैप्टर जो है फिजिक्स से जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो उनको। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है ना, अब जैसे रीसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं ना आपके, उसमें इस चैप्टर में से मतलब कि क्वेश्चंस एक दो, मतलब आप लगा के चलो कि 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस है ना, 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अगर एनालिसिस करें तो आपके पास 10, मैक्सिमम 10 बोल रही हूँ मैं, आपके पास इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो है जो सरफेस टेंशन के ऊपर आता है, वो हमेशा आता है क्वेश्चन, मतलब एक साल छोड़ के, मतलब जून को छोड़ दो नवंबर में आ जाएगा, नवंबर को छोड़ दो तो जून में आ जाएगा। ठीक है, वो है, वो तो इजी सा क्वेश्चन आता है। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जैसे हुक्स लॉ, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, बर्नौली थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, पास्कल लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उन्हीं उन्हीं छोटी छोटी टर्म्स को आज हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चैनल के नाम से ये टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाके मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि आपको ये इस जो अभी हमने क्लास लगाई है उसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो इस पीडीएफ में तो काफ़ी कुछ है, बट हमने क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको साथ ही साथ में, मतलब जो थ्योरी लेक्चर्स में करवाऊँगी वही करना है आपको एचपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आप साथ ही साथ में कमीशन की तैयारी कर रहे हो, फिर तो आप पूरा चाहे डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आपको ये चाहिए। बट एचपी टेट के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बट साथ ही साथ कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो कमीशन के लिए पूरा चैप्टर रीड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो पहले हम जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्लूइड की पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है टर्म डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, क्या है आपके पास जो term, a force acting on a body which produce change in its shape of a body instead of its state of rest or uniform motion of a body, which means कि ऐसी फोर्स लाइक आपके पास है बैलून। ठीक है, बैलून है, बैलून को आप क्या करोगे, प्रेस करोगे तो वो डीफॉर्म हो जाएगा। जैसे आप फोर्स छोड़ोगे, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, तो वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो वो जो डीफॉर्मिंग फोर्स है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, जिसकी वजह से जो कोई बॉडी है सॉलिड है उसकी सिर्फ शेप में चेंज आया, कोई उसके मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, उसको हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो एक फॉर्म है उसको डीफॉर्म, खराब कर रहे हैं हम। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या हुई हमारी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय वर्च्यू इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब जैसे ही हमने बैलून पे फोर्स लगाई, ऐसे हमने बैलून पे फोर्स लगाई, फोर्स हमने छोड़ दी, उसके बाद दोबारा से वो ओरिजिनल शेप में आ गया। ठीक है, दोबारा से किस में आ गया, अपनी ओरिजिनल शेप में। तो वो जो ओरिजिनल शेप में वापस आने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी। ठीक है, द व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब जैसे हमने डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दी तो वो अपनी शेप को रीस्टोर कर लेगा। तो इलास्टिसिटी क्या हुई हमारी, रीस्टोरिंग फोर्स, एक तरह से रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड है प्लास्टिसिटी। तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब कि जैसे कई बॉडीज ऐसी है कि अगर उस पर हमने एक बार कोई फोर्स लगा दी तो वो दोबारा से अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकता है। लाइक आपके पास कोई नेल है, उसको आप हैमर से हिट कर रहे हो। ठीक है, हैमर से आपने हिट करा तो वो होगी उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स। अब उसमें जैसे आपने वो हिट करा, वो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने हटा दी, तो उसमें वो वापस अपनी शेप को रीगेन नहीं करेगी। तो वो उस प्रॉपर्टी को कि वो रीगेन नहीं कर रही है अपनी शेप को, उसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ पे हुक्स लॉ लिखा है, उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है आपके पास। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रेस में से, इसका फॉर्मूला क्या है, या फिर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर, या इसकी यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपका। तो रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया व्हेन डीफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। मीन स्ट्रेस क्या हुई आपके पास कि जो डीफॉर्मिंग फोर्स है वो कितने एरिया पे एक्ट कर रही है। डीफॉर्मिंग फोर्स जो हमने लगाई है, रीस्टोरिंग फोर्स, नॉट डीफॉर्मिंग, स्ट्रेस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, कि जो हमारे पास
वापस से जब बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर रही है, वो वाली फोर्स अपॉन में एरिया, वो क्या है हमारे पास, स्ट्रेस। ठीक है, तो इसकी अगर हम यूनिट बनाए है तो फोर्स ही है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गया आपके पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है ये जो प्रेशर है, प्रेशर का एरिया भी क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो ये भी तो फोर्स अपॉन में एरिया है। दैट्स वाई इसकी सेम यूनिट पास्कल के पास्कल भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है कि ऐसी कौन सी आपके पास क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जो सेम होती है प्रेशर के साथ, तो वो है आपके पास स्ट्रेस। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है ml(t-2) और नीचे हमारे पास आ जाएगा l²। तो जब उसको ऊपर लेके जाएंगे ml-1t-2, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो 3 तरह की स्ट्रेस होती है हमारे पास। नॉर्मल स्ट्रेस है पहले, और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस है। नॉर्मल का मतलब होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ऐसी फोर्सेस जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती हैं। ठीक है, देखते हैं हम एग्जांपल से समझते हैं उसको। नॉर्मल स्ट्रेस 2 तरह की होती है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशन स्ट्रेस। देखो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कोई ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, तो अगर इसको डीफॉर्म करना चाहें तो हम ऐसे या तो ऐसे फोर्स लगा दें कि इनको कंप्रेस कर दें, ठीक है, कंप्रेस कर दे, या फिर हम कैसे फोर्स लगा सकते हैं कि दोनों को बाहर की तरफ ऐसे ऐसे इनकी लेंथ को इंक्रीज कर दे, इसमें लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और इसमें लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जो ये फोर्स लग रही है ना, ध्यान से देखना, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है, इस पे सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट्स वाई इनको नॉर्मल स्ट्रेस बोला गया है। तो जिसमें लेंथ इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जिसमें लेंथ डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, कंप्रेशन मतलब कम हुई है। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फोर्स अपॉन में एरिया, यहाँ पे भी फोर्स अपॉन में एरिया, यहाँ पे डिक्रीज हुई डायमेंशन, यहाँ पे इंक्रीज हुई डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस, या फिर इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल देते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस विच मीन्स कि लाइक आपके पास कोई ये है ना, हम बोल सकते हैं कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई करोगे, किसी एक फेस पे फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये फेस ना थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, ऐसे कर जाएगा नीचे को, ऐसे डिस्प्लेस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब जो टेंजेंट्स के थ्रू लगती है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी शेयरिंग स्ट्रेस, जो कि कहाँ पे टेंजेंशियली एक्ट करती है बॉडी पे। ठीक है, टेंजेंट जैसे सर्कल पे होता है ना, ऐसे टच करता हुआ पॉइंट, उसको बोल देते हैं टेंजेंट। उसके बाद आती है हमारे पास स्ट्रेन। सो द स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक ऐसी टर्म है, द रेशियो ऑफ अ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब कि जैसे आपके पास ये था ना कि जब हमने वो पढ़ी अपनी नॉर्मल स्ट्रेस, तो उसमें क्या करा, ये ऐसे हमने इसकी शेप को कंप्रेस करा ना, तो चेंज इन लेंथ हमने मान ली डेल्टा एल, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ क्या थी जो उसकी थी एल, उसको मान लिया एल। तो रेशियो ऑफ अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की, जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है, डिवाइड बाय में टू द ओरिजिनल लेंथ, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमारे पास क्या आई है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो अगर कोई इसकी पूछे ऐसा यूनिट, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, देखो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी क्या है आपके पास लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो लेंथ के साथ लेंथ कैंसिल, नो यूनिट। तो जो स्ट्रेन है उसके बाद उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है हमारे पास। मतलब स्ट्रेन कैसे हुई है, कोई भी बॉडी है, जब हम उसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसमें जो चेंज आया, मतलब जो चेंज आया वो क्या हुआ आपका, स्ट्रेन। ठीक है, वो क्या हुआ आपका, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन्स की भी टाइप्स होती है, जैसे हमारे पास स्ट्रेस की टाइप्स है, वैसे ही हमारे पास स्ट्रेन्स की भी टाइप्स है। तो ये रही आपके पास, ये हमने देख लिया, इट हैज नो यूनिट। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो जो हमने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था ना, नॉर्मल स्ट्रेस, उसको ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि वो टुवर्ड्स द लेंथ लग रहा है ना, तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुई, चेंज इन लेंथ विच मीन्स डेल्टा एल अपॉन में एल। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है हमारे पास कि जब हम किसी चीज को लिक्विड में इमर्ज्ड करते हैं तो उसमें कितनी स्ट्रेन आती है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेन, मतलब जब हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, तो ये ना इसको हम थीटा से डोनेट करते हैं, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन में एल, कितना चेंज आया अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो ऐसे फाइंड आउट कर देते हैं हम। ठीक है,
उसके बाद आता है, अब देखते हैं हम अपने हुक्स लॉ को, ठीक है, हुक्स लॉ, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है हुक्स लॉ के ऊपर। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, कि जब तक इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास रबर बैंड है, तो रबर बैंड को एक लिमिट तक ही हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच, अगर उसको उस लिमिट से ज़्यादा हम ले जाएंगे वो ब्रेक कर जाएगी। सिमिलरली हर किसी की एक अपनी लिमिट होती है कि उस अगर उस लिमिट को हम क्या कर दें, उस लिमिट से हम एक्सीड कर जाएं तो वो चीज़ ब्रेक कर जाती है, वो अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आती है। तो जो हुक्स लॉ है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट ही आता है हमारे पास। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास स्ट्रेन के, ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना चेंज आएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेन देखें तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा, के लगा देते हैं कांस्टेंट, यहाँ से आ गया स्ट्रेन, तो अगर हम यहाँ से के निकालें वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेस आना था ना, तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आ गया, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। और इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इसकी यूनिट बनानी हो तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं है, तो स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो स्ट्रेस की यूनिट है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट है आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद ये तीन तरह की होती है हमारे पास, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये यंग्स मॉडुलस में क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस होगी, नॉर्मल स्ट्रेस होगी तो स्ट्रेन भी कौन सी होगी, नॉर्मल वाली, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला था। उसके बाद बल्क मॉडुलस कौन सी होती है हमारे पास, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस है बट स्ट्रेन कौन सी आई है हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है उसको हम बल्क स्ट्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद आया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है कंप्रेसिबिलिटी, कि कोई भी चीज़ कितनी कंप्रेस करेगी, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ ए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन में के। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में के, यानी कि किसका, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल। इससे इनको रिप्रेजेंट करते हैं वाई, के और ईटा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं, इनको अपना डेजिग्नेट करते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद ना अगर एक ग्राफ प्लॉट करें लाइक दिस, ये हमारे पास इलास्टिक, मतलब वेट अ मिनट, यहाँ है हमारे पास स्ट्रेस, ठीक है, और यहाँ पे है आपका स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो ऐसे हमने एक कर्व बनाई हुई है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक आपके पास ये आपका ओ हो गया, यहाँ ए दे दो, फिर यहाँ जैसे को बी आ जाएगा, यहाँ जैसे को सी आ जाएगा, उसके बाद एक आगे हम डी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को देखते हैं, तो इन्होंने ना इस ग्राफ के थ्रू देखो क्या समझाने की बात करी गई है, proportionality limit, the stress at the limit of a proportionality point P is known as a proportional limit, is known as a proportional limit। मतलब कि एक पॉइंट तक, यहाँ तक ए पॉइंट तक अगर हम बात करें तो वो क्या है हमारे पास, एक तरह से प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट जो है ए, मतलब इन्होंने पी लिखा है ना, यहाँ पे मैंने ए ले लिया, चाहे पी ले लो आप यहाँ पे। तो स्ट्रेस एट द लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट पी इज नोन एज अ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। मतलब अगर इस पॉइंट तक अगर हम स्ट्रेस लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। उसके बाद इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी अप्लाइड टू वायर सो दैट अपलोडिंग इट रिटर्न टू, मतलब मैक्सिमम जितना हम स्ट्रेस लगा सकते हैं कि जिसके बाद जो, मतलब जिसके पहले पहले तक जो हमारी जो बॉडी है वो अपनी शेप को रीगेन कर ले, तो वो पॉइंट हो गया हमारा लाइक बी पॉइंट। तो यहाँ तक ये इसका इलास्टिक पॉइंट हो गया, इलास्टिक लिमिट, कि इसके आगे अगर हम एक्सीड करेंगे तो हमारे पास वो अपनी शेप को रीगेन नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद आया यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट जिसको वाई से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस बियॉन्ड विच द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेज वर्चुअल फॉर नो इंक्रीज इन स्ट्रेस। मतलब कि अगर ये देखो ये जो चीज़ है ये इसको बोला गया है यील्ड पॉइंट, है ना। ये यील्ड पॉइंट आया कि हम स्ट्रेस कोई इंक्रीज नहीं कर रहे, बट जो लेंथ है वो हमारे पास, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इंक्रीज कर रही है, देखो लेंथ इंक्रीज कर रही है बट स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है हमारे पास। उसके बाद आता है प्लास्टिक रीजन, the region of stress or strain graph between the elastic limit and the breaking point is called the plastic region। मतलब ये पॉइंट जो
ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, ये CD, ये आपका हो गया प्लास्टिक रीजन। मतलब यहाँ तक अगर हम स्ट्रेस लगा देंगे तो जो वो स्ट्रेन है वो मतलब कि ओरिजिनल शेप में बॉडी अपनी नहीं जा पाएगी। तो ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगी, मतलब ये जो लिमिट होगी हमारे पास प्लास्टिसिटी लिमिट होगी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है जो हमारे पास, दैट इज फ्रैक्चरिंग पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग विच द वायर ब्रेक्स। तो जो हमने लास्ट में पॉइंट लिया था ऐसे करके, जो यहाँ पे पॉइंट था वो जो मेरा था शायद से BCDE करके था शायद, तो वो कौन सा है, फ्रैक्चर पॉइंट, कि अगर हम उतनी स्ट्रेस लगा देंगे तो बॉडी जो है वो ब्रेक कर जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड। तो ये जो बाकी टर्म्स है उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है पॉइजनस रेशो, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो ये रेशो है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन की रेशो है हमारे पास, पॉइजनस रेशो, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन। तो इसकी भी कोई भी यूनिट नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये सारा था जो भी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। तो ये अपना था किससे रिलेटेड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड से। तो यहाँ से क्वेश्चन स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर बन सकता है, हुक्स लॉ के ऊपर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इनके डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर बन सकता है। तो यहाँ पे आपकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की वो क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर ओवर। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। क्या पढ़ेंगे अब हम, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या है हमारे पास, तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कोई भी स्टेट, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड। तो हमारे पास लिक्विड भी फ्लो करते हैं और हमारे पास गैसेस भी फ्लो करती है, दैट्स वाई लिक्विड और गैसेस को कंबाइंड नाम दिया गया है फ्लूइड। इसीलिए लिक्विड नहीं है हमारे पास, लिक्विड अलग चीज़ है और फ्लूइड क्या है, ऐसी चीज़ें जो फ्लो करती है। तो वो लिक्विड भी है और गैसेस भी है। तो लिक्विड और गैसेस को कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं, कंबाइंडली हम बोलते हैं अपना फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड में हमें छोटी छोटी सी टर्म्स पढ़नी है। फ्लूइड्स भी ना हमारे पास दो, मतलब जो फ्लूइड्स की स्टडी है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है फ्लूइड स्टैटिक, मतलब स्टैटिक फ्लूइड होती है एक, स्टैटिक फ्लूइड, और एक होती है हमारे पास डायनेमिक फ्लूइड। स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट पे, मतलब जब हमारा फ्लूइड रेस्ट पे है तो उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़नी है हमने, और जब हमारा फ्लूइड मोशन में है तो उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़नी है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्लूइड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में। मतलब जब हमारा फ्लूइड जो है रेस्ट पे है तो उस टाइम कौन कौन से फिनोमिनन, कौन कौन सी टर्म्स आपको पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे टर्म बताई गई है आपकी प्रेशर। तो प्रेशर आपको पता ही है। तो प्रेशर जो होती है ना हमारे पास, अगर हम प्रेशर की बात करें, इस प्रेशर के बारे में मैंने वर्क पावर एनर्जी जहाँ पे हाँ वर्क पावर एनर्जी चैप्टर करवाया ना, वहाँ पे प्रेशर के बारे में मैंने काफ़ी सारा डिटेल में बताया, व्हाट इज़ प्रेशर, ठीक है। वहाँ पे हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नहीं वर्क पावर एनर्जी, हाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ा है। तो वो ही हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं वहाँ पे भी डिस्कस में बता चुकी हूँ। तो प्रेशर होता तो हमारे पास फोर्स अपॉन में एरिया है, बट ये स्पेशल टाइप की फोर्स होती है जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है हमारे पास। इस परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं हम थ्रस्ट। क्या बोलते हैं हम, थ्रस्ट। तो मतलब थ्रस्ट अपॉन में जब हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स लगती है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। लेट्स से हमारे पास है एक पर्सन, देखो ये है गीले खेत में खड़ा हुआ है, ऐसे वो गीले खेत में खड़ा है और एक पर्सन लेट गया है हमारे पास, ठीक है। एक पर्सन लेट गया है। तो अगर मैं पूछूं कि कौन से पर्सन जो है वो ये जो गीली मिट्टी है उसके अंदर जाएगा, क्या पर्सन ए जाएगा या फिर पर्सन बी जाएगा, तो इसका आंसर हम आसानी से कर सकते हैं कि जो पर्सन ए है वो चला जाएगा, क्योंकि हमारे पैर जब हम गीली मिट्टी में चलते हैं तो पैर हमारे नीचे चले जाते हैं। बट इन केस अगर आप अपनी पूरी बॉडी को उसके कांटेक्ट में लेके आते हो जो गीली मिट्टी है, तो आपकी बॉडी पूरी नीचे नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या रीज़न है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है परपेंडिकुलर फोर्स। तो जब हमारी फोर्स परपेंडिकुलर है, प्रेशर ज़्यादा है, दैट्स वाई हम अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे फोर्स कैसी होगी, पैरेलल, क्योंकि पूरा कांटेक्ट में आ गया, तो पूरी कांटेक्ट में आ गई है तो हमारे पास, इसीलिए हम प्रेशर हमारे पास क्या लगता है यहाँ पे कम लगता है,
ठीक है, तो ये तो था नॉर्मल सा आपके पास प्रेशर के बारे में। तो डिमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना, सेम आपके पास फोर्स अपॉन में एरिया, वही जो स्ट्रेस का था, क्या बनेगा ml-1 T-2, ये रहा ml-1 T-2। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, डिमेंशनल फॉर्मूला बन चुका है आपका, इसका यूनिट भी इसकी क्या होगी, सेम हमारे पास वही यूनिट होगी, कौन सी, पास्कल। क्या होगी यूनिट, पास्कल। तो इसी के ऊपर, यूनिट्स के ऊपर एक लो है, पास्कल लो आपके पास, ठीक है। अब देखो इसको समझने की ट्राई करना, इजी सा लो है आपके पास। ये क्या बोलता है, लाइक आपके पास है कोई लिक्विड, ठीक है, क्या है, ऐसे लिक्विड है आपके पास, ये लिक्विड है। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे है, तो मैं अलग कलर से करती हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे ये P1 प्रेशर है, यहाँ पे P2। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, इन पे प्रेशर सेम है, इन पे प्रेशर अलग है, P2 पॉइंट। मान लो इस पे 10 प्रेशर है और इस पे 20 प्रेशर है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। कैसे याद रखोगे, लाइक आपके पास 10 बुक्स है, फर्स्ट बुक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस बुक पे लग रहा है, इस पे, फर्स्ट पे। तो डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है हमारे पास, ऐसा है ना। तो पास्कल लॉ पता क्या बोलता है कि अगर हम चेंज करें ना ऊपर से, मतलब लाइक यहाँ पे कोई पिस्टन है, तो पिस्टन से हमने इसको प्रेस कर दिया, तो प्रेशर क्या करा हमने, चेंज, प्रेशर क्या करा, चेंज। तो पास्कल लॉ ये बोलता है कि हमारे पास जो प्रेशर चेंज होगा एवरी पॉइंट पे, लाइक चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे नीचे हो, बिल्कुल, तो जो प्रेशर चेंज होगा वो इक्वल होगा। लेट्स से हमने 5 पास्कल प्रेशर लगाया, तो हर किसी में जो प्रेशर चेंज आएगा वो 5 का आएगा। बेशक पॉइंट पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर अलग है, बट जो प्रेशर चेंज आया हमारे पास, वो हमारे पास सबके पॉइंट, सबके लिए क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये बोलता है हमारे पास पास्कल लॉ हमारा। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेशर अप्लाई टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट ऑफ ए फ्लूइड एंड ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर। की जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे सभी पार्ट्स को ट्रांसमिट होता है, कैसे, इक्वली, इक्वली आएगा, फ्लूइड इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड और वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो पास्कल लॉ के ऊपर इसकी एप्लीकेशन है। जो हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है और हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती है और प्रेसेस होती हैं, वो इसी लॉ के ऊपर काम करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी, आपकी प्रेस होगी या फिर ब्रेक्स होगी, ये कौन से लॉ के ऊपर काम करती है, तो कौन से लॉ के ऊपर काम करती है, ये आपके पास पास्कल लॉ के ऊपर काम करती है। अब ये देखो काम कैसे करती है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का थोड़ा सा समझते हैं हम, ठीक है। लाइक ये रही आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट, कुछ ऐसा ऐसा जैसा देखने को मिलता है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है, उसके ऊपर ऐसे लोड लगा होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, हमारे पास जो हैवी लोड्स को मतलब लिफ्ट करने के लिए यूज की जाती है हमारे पास, हम बोले तो अपनी लिफ्ट, ठीक है। जैसे जैसे आपने देखा होगा सर्विस स्टेशन होती है, कार सर्विस स्टेशन, वहाँ पे होता है ना, उनको वॉश करने के लिए कार को ऊपर की तरफ उठाया जाता है, ठीक है। तो वो जो पर्सन होता है, एक छोटा सा पर्सन है, मतलब नॉर्मल हमारे जैसा पर्सन है, तो नॉर्मल सी फोर्स लगा के वो इतने बड़े ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुंचा देता है। वो कैसे, देखो यहाँ से समझते हैं हम। तो यहाँ पे जो ये पिस्टन है ना हमारे पास, तो इस पिस्टन पे इसका इसका कुछ ना कुछ फोर्स होगी और इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। सिमिलरली इस पिस्टन की भी कुछ ना कुछ फोर्स होगी और इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो अगर हम इसके प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया A2। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है हमारे पास कि जो यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2, वो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि जो पहले प्रेशर जो है वो तो है ही है, पर जैसे हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो ये पिस्टन यहाँ पे पहुंचेगा और ये पिस्टन ऊपर पहुंचेगा और हैवी लोड को क्या कर देता है, ये लिफ्ट कर लेता है। अब देखो हम छोटी सी फोर्स लगा रहे हैं और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कैसे पुल हो रहा है। देखो लेट्स से हमारे पास है F1, यहाँ से ये A1 आ जाएगा और यहाँ से F2 A2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने F2 निकालनी है। देखो मान लो हमारे पास F1 है 100, F1 होगी 100, तो 100 न्यूटन की फोर्स लगाई हमने। मान लो एरिया क्या, A1 छोटा A2 बड़ा है, तो इसको भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो A1 हो जाएगा लेट्स से हमारे पास 10 और A2 जो है उसको मान लेते हैं, वो हो गया हमारे पास 40।
ऐसे मान लिया हमने कि 40 हो गया। अब हमने निकालनी है अपनी F2, तो देखो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे लगा देंगे हम 40, क्योंकि डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई, इसको करा 400, तो हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाई, बट यहाँ पे फोर्स कितनी पहुंच चुकी है, 400, 4 टाइम्स ज़्यादा हमारे पास क्या पहुंच चुकी है, 4 टाइम्स ज़्यादा। तो ज़्यादा फोर्स होगी ना, छोटी सी फोर्स लगाई, ज़्यादा फोर्स, तो वो हमारे पास हैवी लोड्स को, ऑब्जेक्ट को पुल कर लेता है। तो सिमिलर वे से यहाँ पे भी काम होता है। तो मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया कि कैसे ये हमारे पास काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ना, तो कि जो ये प्रेशर है, कोई भी कॉलम लिया हमने, लेट्स से कि ऐसे हम कोई क्यूबॉइडल शेप का कॉलम लेते हैं, लेट्स से ये इसमें हमने डाला लिक्विड, ठीक है, इसमें डाला हमने लिक्विड। तो ये जो लिक्विड है, इस फेस पे, ये जो फेस है, इस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास होता है प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, वेयर एच इज हाइट, रो इज डेंसिटी और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि वेट लग रहा है तो जी आएगी, रो डेंसिटी आएगी, और एच हमारे पास हाइट, तो प्रेशर हाइट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा हाइट होगी मतलब डेप्थ होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रेशर होता है। तो इस एक्सप्रेशन को आप याद कर सकते हो। इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, इसकी डेरिवेशन में, क्योंकि एचपी टैट में इसकी डेरिवेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है नई टर्म्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, तो जो गैसेस एयर है हमारे पास, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट आ जाएगी ATM, और इसकी यूनिट जो है mmHg भी होती है हमारे पास, mmHg, ठीक है। और एक चीज़ की हमारे पास जो प्रेशर है, हम उसको किस किस डिवाइस से मेजर करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस होती है। बैरोमीटर, बैरोमीटर डिवाइस है जो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होती है। मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर भी हमारे पास डिवाइस है जो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होती है। तो बैरोमीटर एंड अ मैनोमीटर, राइट। उसके बाद आया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की थ्योरी के ऊपर आपने काम करना है, क्योंकि इतना एज सच इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है हमारे पास। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या, इट स्टेट्स एज व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड कंप्लीटली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट लूजेज इन अ वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब ऐसे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास फ्लूइड है, इसमें अगर हम कोई बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये बॉडी यहाँ पे, क्योंकि ये जगह ले रही है ना, तो इसने फ्लूइड को डिस्प्लेस करा होगा यहाँ पे। तो जितना फ्लूइड ये डिस्प्लेस करती है उतना वेट ये लूज कर देती है, ये बोलता था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने पहले भी आपको वर्क पावर एनर्जी में कराया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो, डिस्कस करा है वहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हो सकता है, कि जो बबुएंसी जो है आपकी, वहाँ पे मैंने डिस्कस करी हुई है डिटेल में, आप देख सकते हो, ठीक है। अपरेंट वेट पे डिपेंड करता है हमारे पास, या डेंसिटी पे डिपेंड करता है किसी भी चीज़ का फ्लोट होना या फिर सिंक होना, ठीक है। किसी भी चीज़ का फ्लोट होना या सिंक होना या तो वेट पे, तो वेट नहीं है तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है। और लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसने दिए है आपके पास, आर्किमिडीज ने दिए हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। यहाँ तक था आपका पार्ट फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड का, कि जब हमारा फ्लूइड जो है रेस्ट में है। अब जो पार्ट स्टार्ट हुआ है वो आपका स्टैटिक फ्लूइड का, मतलब कि स्टैटिक तो हो गया ना, डायनेमिक फ्लूइड का, ठीक है। तो विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड और गैसेस ड्यू टू विच backward dragging force act tangentially between two layers of the liquid when there is a relative motion between। तो अब लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है ना, अब कोई चीज कितनी फ्लो करेगी, देखो एक वाटर है आपके पास, ठीक है, वाटर है, और एक आपके पास हनी है, हनी। तो कौन सी चीज ज्यादा इजीली फ्लो करती है ना, इसको फ्लो करने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें, क्योंकि हमने एक फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी है ना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, अपोजिट फोर्स है ना। तो इसी तरह जो विस्कोसिटी है ना, दिस इज ऑल्सो फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है हमारे पास, ये अपोजिंग फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि लिक्विड की अपोजिंग फोर्स, लिक्विड की हम बोल सकते हैं एक तरह से अपनी, हम बोल सकते हैं लिक्विड की अपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब ये उसको फ्लो होने से रोकती है। तो यहाँ पे वाटर इजीली फ्लो करता है, हनी जो है वो इजीली फ्लो नहीं करता है, विच मीन्स कि जो हनी है उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। विस्कोसिटी किस वजह से होती है, जैसे वाटर्स में अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो इन लेयर्स में इंटरेक्शंस की वजह से हमारे पास विस्कोसिटी जो है, विस्कस ड्रैग आता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या है, एक तरह से हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि एक्ट करती है, कहाँ पे एक्ट करती है,
विस्कोसिटी इज अ फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पास लिक्विड में एक्ट करती है, जिसकी वजह से उसका फ्लो जो है, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना कम होगा उसका फ्लो जो है हमारे पास, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड और गैसेस ड्यू टू विच बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है, बैकवर्ड ड्रैगिंग मतलब उसको रोक रहा है, एक्ट टेंडेंशियली बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, जब वो मूव करे तब वो विस्कस ड्रैग लग रहा है, उसको बोलते हैं हम अपना क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। उसके बाद न्यूटन ने एक विस्कोसिटी के ऊपर इक्वेशन दी थी, दैट इज जो हमारे पास एफ होता है, दैट इज नीटा ए dv बाय में dx, ठीक है, वेयर नीटा इज नोन एज अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ अ विस्कोसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज अ टेंजेंशियल विस्कस फोर्स विच मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू पैरेलल लेयर ईच ऑफ यूनिट एरिया। तो इसके बाद इसमें से क्वेश्चन पता है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन गया है, कमीशन लेवल का, बट मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, राइट। इसकी यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज पास्कल सेकेंड, क्या है हमारे पास पास्कल सेकेंड, ठीक है, पास्कल सेकेंड हो सकती है, या फिर पॉइजली, पॉइजली देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना है, पॉइजली ये किसकी यूनिट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है लास्ट के कुछ टॉपिक करने वाले हैं, मतलब अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे इससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक, मतलब ये 11th क्लास का जो टॉपिक है, ये आपका चैप्टर है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। तो उसमें और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वो हायर लेवल का चला जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे फिलहाल डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। अगर मैं इनकेस फ्यूचर में टीजीटी कमीशन के लिए अपनी सीरीज स्टार्ट करूँगी, वहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस कर दूँगी, क्योंकि एचपी टेट में इतना एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितना मेरे को आइडिया है, जितना मैंने पेपर को एनालिसिस करा हुआ है, ठीक है। तो अब है एक होती है आपके पास थ्योरम ऑफ अ कॉन्टिन्यूटी। थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बोलते हैं, इफ देयर इज अ नो सोर्स ऑफ अ सिंक ऑफ द फ्लूइड, सिंक मतलब कि डूबने का कोई सोर्स नहीं, अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप द मास ऑफ द फ्लूइड क्रॉसिंग एनी सेक्शन ऑफ द पाइप पर सेकंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इसकी इक्वेशन देखनी है आपने, इक्वेशन ये है एरिया इनटू में वेलोसिटी, मतलब अगर पाइप है आपके पास, लेट्स से ऐसे पाइप है, तो उसमें दो ऐसे होंगे ना ये, तो उसका एरिया होगा, यहाँ से अगर वाटर फ्लो कर रहा है हमारे पास, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी हमारे पास, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड को लेके चल रहे हैं, ठीक है। आइडियल फ्लूइड जो है कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो के साथ जाता है, ठीक है, मतलब जिसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है। तो ये एक वो होगा, पाइप की ओपनिंग होगी, एक क्लोजिंग होगी, तो वहाँ पे एरिया कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और हो गया, तो A2 इज इक्वल टू में V2 होगा, जैसे एंटर करेगा वैसे ही लीव करेगा, एरिया मतलब प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ ए फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू द सेकंड पॉइंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट बर्नौली थ्योरम, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी फ्रेम हो चुका है आपका। तो ये क्या बोलती है, इट स्टेट दैट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, मतलब उसमें विस्कोसिटी नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, इन स्टेडी फ्लो द टोटल एनर्जी। तो क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ है यहाँ से कि जो बर्नौली थ्योरम है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी, तो बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या बोलती है कि जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट में मास, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट में मास, प्लस में काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट में मास, वो किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट के, किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट के, ये बोलती है बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, तो देखो m से m कैंसिल हुआ है, gh। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv², तो m से m कैंसिल हुआ है, इसलिए हाफ v²। इसी तरह जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी होती है ना, तो जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी होती है ना, वो हमारे पास होती है प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, तो प्रेशर एनर्जी अपॉन में मास आ गया हमारे पास ये। तो जो मास है आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ से मास निकालूँ वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम अगर पुट करें प्रेशर अपॉन में वॉल्यूम और डेंसिटी अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, क्या बचेगा, प्रेशर अपॉन में रो,
ठीक है, प्रेशर अपॉन में रो। तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, दैट्स वाई मैंने ये डिस्कस करी। कैसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम बन सकता है, या फिर जो बर्नौली थ्योरम है वो किस कंजर्वेशन के ऊपर फ्रेम है, तो वो टोटल एनर्जी के ऊपर, राइट। तो इसके प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, एप्लीकेशन के ऊपर कि कहाँ कहाँ पे बर्नौली थ्योरम का यूज है हमारे पास। तो वर्किंग ऑफ ए बंसन बर्नर, जो हमारे पास सिलेंडर गैस होता है वहाँ पे। लिफ्ट ऑफ एन एयर फॉइल, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ ए बॉल, मैग्नेस इफेक्ट, स्पेयरर, पिंग पोंग बॉल इन एयर जेट। ठीक है, तो जो एयर जेट है वहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज होती है, बर्नौली थ्योरम। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। क्या है कि आपके पास ये बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपके पास। बर्नौली थ्योरम कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है आपकी, वर्किंग ऑफ ए बंसन बर्नर, लिफ्ट ऑफ एन एयर फॉइल और एयर जेट। एयर फॉइल और आपके पास जो एयर जेट है, दोनों में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, आपका बर्नौली थ्योरम। स्पेयरर, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एयर जेट है ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो बर्नौली थ्योरम के ऊपर। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ ए बॉल एंड स्पेयरर ऑल्सो बेस्ड ऑन अ बर्नौली थ्योरम। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है, दैट इज योर सरफेस टेंशन। क्या है आपके पास, सरफेस टेंशन। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट, की मतलब ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है दैट इट बिहेव लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह कैसे, मतलब कि जैसे ये है, ये हमारे पास वाटर है ना, ऐसे वाटर, तो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं हमारे पास, ऊपर तैरते नहीं है, मतलब चल चल सकते हैं ना ऊपर। वो किस किस वजह से, बिकॉज जो फ्लूइड है वो सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करते हैं, उसकी वजह से ये जो उसका ऊपर वाला सरफेस है वो क्या एक्ट करता है, एज अ इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन विद अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब खुद से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, अपने एरिया को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, कम कर लेना कि जो वो एरिया मिनिमम दैट इज स्पेयर वाला एरिया बना लेना। दैट्स वाई वो एज अ इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन काम करता है। तो मैथमेटिकली सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन में लेंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ सकता है, यूनिट आ सकती है। फोर्स अपॉन में लेंथ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, न्यूटन पर मिनट मीटर, सॉरी, और डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी यूनिट बनी है ना, एम एल टी माइनस में 2 ही होता है, नीचे एल, एल से कैंसिल, तो m1 l0 t-2 क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद अगर एक टर्म है सरफेस एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में एरिया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में एरिया, तो वो क्या आ गई हमारे पास सरफेस एनर्जी। इसकी यूनिट बनाएंगे तो जाउल पर मीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। अब क्वेश्चन कैसा फ्रेम हुआ है कि जो सरफेस टेंशन है इसके प्रिंसिपल के ऊपर, कि जो रेन ड्रॉप्स होती है ना, रेन ड्रॉप्स, वो स्फेरिकल इन शेप होती है। कैसी होती है वो, स्फेरिकल इन शेप। तो स्फेरिकल इन शेप किसकी वजह से है, वो किसकी वजह से है, वो सरफेस टेंशन की वजह से है। बहुत बार ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, तो किसकी वजह से है वो, सरफेस टेंशन की वजह से है। जो हमारे पास रेन ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल, क्योंकि जो लिक्विड है वो क्या करता है, खुद का एरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, मिनिमम करने की ट्राई करता है, तो सबसे कम जो एरिया है वो स्फेयर का होता है, तो स्फेयर का करके वो स्फेरिकल इन शेप हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यही था आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड एंड मतलब फ्लूइड एंड सॉलिड से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँ कि जो मैंने पहले टॉपिक करवाए हैं ना, लाइट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, लॉज ऑफ मोशन हो गया है, ग्रेविटेशनल हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये चैप्टर्स ना ऐसे हैं, मतलब जो अभी मैं आपको चैप्टर्स करवा रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट इससे पहले जो मैंने चैप्टर डिस्कस करे हैं वहाँ से 101% क्वेश्चन, एक एक दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, इन केस अगर अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आया तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। ज़्यादा एडवांस लेवल का वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नॉर्मल इसी लेवल का क्वेश्चन होगा आपके पास। सो वो मैंने हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दी है आपके पास। ठीक है,
तो इतना ही था आज के लेक्चर में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए जो मैंने आज करवाया है तो टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।